देखिएगा हमारा जो टॉपिक है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूशन। ठीक है, इस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूशन में हमने दो रूल पर बातें की। रूल वन, वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। या तो रॉ मटेरियल की वैल्यू को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यूशन में काम में लिया जाएगा। और ऐसा कब था? इफ एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट, यानी अगर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट लॉस पर बिक रहा है, कॉस्ट ज्यादा है और एनआरवी कम है, इफ एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और रूल टू, वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू कब निकाली जाएगी? इफ एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड्स is greater than cost price of finished goods। यानी अगर मैं रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का वैल्यूशन कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री वैल्यूशन किस पर डिपेंड करेगी? फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। चलिएगा इस बात को समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। आइएगा सभी जने, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 500 यूनिट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग इसको जीएसटी कर लेंगे, एक्साइज ड्यूटी की जगह यहां पर टर्म हो जाएगी जीएसटी। ठीक है, 200 रुपए है, जिसमें जो जीएसटी है वो रिकवरेबल है 10, फ्रेट इनवर्ड 20, अनलोडिंग चार्जेस 10 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 150। फिनिश गुड्स वाई, हमारे पास फिनिश गुड्स वाई की क्लोजिंग यूनिट है 1200, इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड है 220। जरा हम चेक भी कर लेते हैं मटेरियल की कॉस्ट। देखिएगा 200 रुपए की परचेज प्राइस है, इसमें से माइनस कर दूंगा 10 क्योंकि रिकवरेबल है, प्लस कर दूंगा 20 का फ्रेट इनवर्ड और प्लस कर दूंगा अनलोडिंग चार्जेस, तो 220 आ गया। ठीक है, और वही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको 220 दिया हुआ है। फिर डायरेक्ट लेबर 60 और डायरेक्ट ओवरहेड 40। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख है एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। केस ए, एनआरवी ऑफ द फिनिश गुड्स वाई इज 400। चलेगा, सबसे पहले केस ए पर बात करूंगा। एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स is equal to rupees 400। लिखिएगा फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री
should be valued at lower of a cost price। तो आइए इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है आपका 220 का, डायरेक्ट लेबर आपकी लगेगी 60 की, डायरेक्ट ओवरहेड्स लगेंगे 40 के, और फिक्स्ड ओवरहेड लगेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 10 रुपीज। तो कितना आ गया? 220 और 100, 320, 330 रुपए। और बी, एनआरवी दे रखी है 400। बताइए फिनिश वैल्यूएशन किस पर होगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो बताइए दोनों में से लोअर क्या है? कॉस्ट लोअर है। तो लिख फिनिश्ड गुड्स should be valued at cost price, that is rupees 330। वैल्यू हो जाएगी 1200 यूनिट इंटू 330। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल दें। 1200 इंटू 330, 3,96,000। ये आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का आंसर आ गया। आइए अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बताइए जो फिनिश गुड्स हैं इसमें कि ये रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड है, क्या इसे बिलो कॉस्ट बेचा जा रहा है या अबव कॉस्ट? अबव कॉस्ट। देखिएगा फिनिश गुड्स की कॉस्ट 330 है और उसे 400 की एनआरवी पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब इसे अबव कॉस्ट बेचा जा रहा है। अब अगर ये अबव कॉस्ट बेचा जा रहा है तो लिखो सिंस फिनिश गुड्स in which since finished goods in which raw material is incorporated is sold above cost, so raw material should be valued at cost, that is 220। तो 500 यूनिट इंटू 220, बताइए कितना आ गया? 500 इंटू 220 दैट इज 1,10,000। ये लीजिए, ये आपके पास रॉ मटेरियल की वैल्यू आ गई। तो ये पहला केस हो गया कि अगर एनआरवी 400 है तो फिनिश गुड्स की वैल्यू 396 आएगी और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की वैल्यू 110 आएगी। क्लियर? बिल्कुल कर ले इसको। आइएगा सेकंड केस करते हैं। एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स
300 A. Finished goods inventory should be valued at lower of कॉस्ट। बताइए कॉस्ट कितनी निकाली थी अपन ने? तो देखिए वापस यहीं से मैं जोड़ देता हूं, 220 प्लस 100 प्लस 10, यानी आपकी कॉस्ट तो थी 330 और एनआरवी आपको दे रखी है 300। हेंस फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1200 यूनिट इंटू 300, 1200 इंटू 300, 3,60,000। बी, since finished goods in which raw material is incorporated is sold below cost। देखिएगा आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 330 और उसे बेचा जा रहा है 300 पर, इसका मतलब उसे बिलो कॉस्ट बेचा जा रहा है। सो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री should be valued at रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसे क्या किया जाएगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर जाएगा। हेंस 500 यूनिट इंटू 150 की प्राइस, 500 इंटू 150 ये आ गया 75,000। तो ये आपके केस बी का आंसर आ गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा। क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा हम एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए देखो क्या ले रहा है। ए लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। रॉ मटेरियल एक्स, उसकी कॉस्ट है 380, अनलोडिंग चार्जेस 20 और फ्रेट इनवर्ड 40। तो अगर मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 380 प्लस 20 प्लस 40 यानी 440, और वो आपको यहां दिया हुआ है नीचे कॉस्ट मटेरियल की 440। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर आपको दी हुई है 120, वेरिएबल ओवरहेड 80, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर 4 लाख ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एक्स वाज 1000 यूनिट एंड केमिकल वाई जो कि आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी 2400 यूनिट। इंडेस 2 के अकॉर्डिंग आपको दोनों स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। अगर एनआरवी ऑफ केमिकल वाई 800 रुपए है और एनआरवी ऑफ केमिकल वाई 600 रुपए है। आइए सबसे पहले ए पॉइंट पर बात करूंगा। एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू 800।
चलिएगा, फिनिश गुड्स should be valued at lower of finished goods should be valued at lower of a cost। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस बताइए कितनी है। 440 का मटेरियल, चलिए इसका स्टेटमेंट बना देते हैं अपन। कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल है 440, डायरेक्ट लेबर है आपके पास 120, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 80 और फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसकी रेट निकाल लेते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, लीजिए 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 तो 20 रुपीज। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। कितना हो गया? 20 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 440, दैट इज 660। तो लीजिए कॉस्ट आपको दे रखी है 660 और बी एनआरवी है 800। बताइए फिनिश स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर होगा? तो लिख दीजिए हेंस वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की 2400 यूनिट हैं और उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पर होगा, यानी 660 पर। लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 2400 इंटू 660, 15,84,000 आपके पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। आइएगा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, मुझे बताइएगा फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट बिक रहा है या अबव कॉस्ट बिक रहा है? अबव कॉस्ट बिक रहा है, तो लिखें फिनिश्ड गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड is sold at above cost. So raw material inventory should be valued एट कॉस्ट। चूंकि फिनिश गुड्स जो हैं जिसमें कि वो रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड हैं वो अबव कॉस्ट बिक रहा है, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पर होगा। हेंस 1000 यूनिट इंटू 440, ये आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। तो ये केस ए है कि जब एनआरवी 800 रुपए है तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा। बी केस, अगर एनआरवी 600 रुपए हो जाए, ये बना लिया सबने। आइएगा आगे चलते हैं। केस बी, एनआरवी इज इक्वल टू 600। आइए फिनिश गुड्स इन्वेंट्री should be valued, should be
valued at lower of cost कितनी आई थी 660 थी कॉस्ट आपकी। एक बार जोड़ लेते हैं। देखो फिक्स्ड ओवरहेड के 20 थे प्लस 80 प्लस 120 प्लस 440, ठीक है 660 की कॉस्ट है और एनआरवी जो है वो 600 है। सो फिनिश गुड्स should be valued at NRV। फिनिश गुड्स NRV पर वैल्यूड होगा, हेंस वैल्यू इज इक्वल टू चोइसो यूनिट इंटू 600। तो चोइसो इंटू 600 14,40,000 आपके पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। नाउ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पर बात करते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को। फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज incorporated is sold below cost। आप देख सकते हैं फिनिश गुड्स को जो बेचा जा रहा है वो बिलो कॉस्ट बेचा जा रहा है। कॉस्ट 660 है लेकिन उसकी एनआरवी 600 है, तो इसका मतलब जो फिनिश गुड्स हैं उसे बिलो कॉस्ट बेचा जा रहा है। हेंस रॉ मटेरियल inventory should be valued at replacement cost। at replacement cost तो वैल्यू निकाल लीजिए 1000 इंटू 300, तो इन्वेंट्री की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 3 लाख हो गई। तो ये लीजिए ये हमारे पास फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूशन और एज वेल एज रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री का वैल्यूशन आ गया। क्लियर है बिल्कुल। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। हेडिंग डालेंगे एक टॉपिक रॉ मटेरियल वैल्यूशन इफ इट इन्वॉल्व लॉसेस। raw material valuation if it involve losses। There are two types of losses with material। A normal loss, which cannot be avoided
loss which cannot be avoided is known as normal loss. Due to normal loss, quantity will decreases but cost remains same, and hence cost per good unit increases. देखिएगा, लॉसेस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, नॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे लॉसेस जो गुड्स के इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से होते हैं उनको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। इन लॉसेस की वजह से आपकी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक रॉ मटेरियल तो कम हो जाता है, लेकिन आपकी कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, और इसी वजह से आपकी जो कॉस्ट पर गुड यूनिट है वो इंक्रीज हो जाती है। बी, एबनॉर्मल लॉस, losses which can be avoided losses which can be avoided due to such loss quantity of goods as well as value both are affected। देखिएगा, इन लॉसेस की वजह से क्या होता है, गुड्स की क्वांटिटी भी अफेक्ट करती है और एज वेल एज उसकी वैल्यू भी अफेक्ट करती है। अमाउंट ऑफ abnormal loss will be transferred टू P&L अकाउंट। ये लीजिएगा, तो हमारे रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन के टाइम पर हमारे पास दो तरह के लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं, वन इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। लिख लिया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। परचेस कॉस्ट,
हमने इतनी क्वांटिटी ये अमाउंट पे करके नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, freight, loading and unloading charges, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी को कम करेगा लेकिन अभी तक की इनकर्ड कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। यानी आप देखिएगा ये जो कॉस्ट थी वो टोटल इतनी यूनिट की कॉस्ट थी, लेकिन ड्यू टू द नॉर्मल लॉस आपकी क्वांटिटी गिर गई। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि आपकी कॉस्ट तो अभी भी उतनी है, लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी गिर गई तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ये नॉर्मल लॉस आ गया। माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट divided by input minus normal loss into units of abnormal loss। ये abnormal loss भी माइनस हो गया, इसका वैल्यूशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, अल्टीमेटली आपको ये तो क्वांटिटी मिली है और ये आपको उस क्वांटिटी की कॉस्ट है। इसमें से हटा देंगे कंजम्पशन। कैसे निकालोगे कंजम्पशन? कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी रिसीव्ड इनटू यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब जो बचेगा वो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा स्टेटमेंट बनेगा इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, और देन उससे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड ऑर्डर्ड 60,000 kg of certain material at rupees 160 per unit. The purchase price includes excise duty rupees 10 per kg in respect of which full sandwich credit is admissible. ठीक है, अब इसकी जगह हम जीएसटी पर बात कर सकते हैं कि द परचेज प्राइस इंक्लूड जीएसटी रुपीज 10 kg इन रेस्पेक्ट ऑफ विच फुल क्रेडिट इज एडमिसिबल। फ्रेट इनकर्ड है आपका 140160, नॉर्मल लॉस आपका हुआ है 2% का, और कंपनी ने एक्चुअली में रिसीव किया है 15,500 kg और कंज्यूम्ड किया है 13,600 kg का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालेंगे और अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे। आई सॉल्यूशन करते हैं इसका। पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट। परचेज 16,000 kg इंटू 160 रुपए, 25,60,000 माइनस रिफंडेबल टैक्स 1,60,000, 24 लाख रुपए, और क्वांटिटी अभी भी आपके पास है 16,000। फ्रेट चार्जेस हैं 140160। इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे 2%, तो 16,000 का 2% 320 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। $16,000 माइनस 320, तो ये 15,680 है। पच्चीस 40 160। लेकिन अब वो आपको क्या बोल रहा है कि आपको जो क्वांटिटी रिसीव हुई है वो केवल 15,500। तो इसका मतलब अब यहां पर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ गया 180 का, तो हमारे पास रिसीव्ड क्वांटिटी आ गई 15,500। अब इस 180 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे देखिएगा, मैं यहां निकालता हूं। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस 25,40,160 डिवाइडेड बाय 15,680 इंटू 180 की वैल्यू। $25,11,000 $25,40,160 डिवाइडेड बाय 15,680 इंटू 180। ये आपके पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई। अब इसमें से अगर अपन माइनस कर देंगे कंज्यूम्ड 13,600, कंज्यूम्ड की भी वैल्यू निकाल लीजिए।
वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, डिवाइडेड बाय 15,680 इंटू 13,600, 25,40,160 डिवाइडेड बाय 15,680 इंटू 13,600, तो वैल्यू आ जाएगी 200। ये लीजिए, आपके पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी 15,500 में से माइनस कर देंगे 13,600, तो 1900 तो आपके पास यूनिट्स आई, और 25,11 माइनस 22,03 200, 3,07,800। ये लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई 3,07,800 और वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगी 29,160। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 पर जाएंगे। ये हमारे CWA फाइनल के एग्जाम में क्वेश्चन था। देखो क्या बोल रहा है, स्टेट विथ रेफरेंस टू द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड एट ₹100 per kg and the prices of raw material is on decline. कॉस्ट, हम पहला केस पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखी है 100। The finished goods in which the raw material is incorporated is expected to be sold at below cost. अंडरलाइन करेंगे, इसने आपको क्या बोल दिया है कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं जिसमें कि वो रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड है, कॉस्ट से बिलो बेचा जा रहा है, यानी लॉस पर बेचा जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर फिनिश्ड गुड्स की NRV जो है वो लेस देन कॉस्ट है, ठीक है, 10,000 kg of material is in stock at the year end and the replacement price is 80 rupees per kg. लिखो, since finished goods is sold at a price below cost. Since finished goods is sold at a price below cost,
सो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री should be valued at replacement cost, that is ₹80। तो वैल्यू आ जाएगी 10,000 इंटू 80, 8 लाख। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम? 15th कर रहे हैं। आइएगा सेकंड क्वेश्चन, इसने क्या पूछा है? इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ इनपुट। 5,000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वर इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन अ वेस्टेज ऑफ 300 मेट्रिक टन। Cost of per metric ton of the input is 1,000. The entire quantity of waste is on the stock at the year end. आइए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट, सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। परचेस, आपकी परचेस क्वांटिटी है 5,000 और 1,000 रुपए के हिसाब से आपने है 5,000 इंटू 1,000, 50 लाख। ठीक है, इसमें से माइनस करूंगा सबसे पहले नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस उसने बोला है 5% है, तो 5,000 का 5% 250। नॉर्मल लॉस की वैल्यू कुछ नहीं होती है। ये लीजिए, मेरे पास आया 4750 और कॉस्ट अभी भी मेरी 50 लाख ही रहेगी। लेकिन उसने बोला है टोटल वेस्टेज हुआ है 300 मेट्रिक टन। तो नॉर्मल लॉस अगर 250 है और टोटल वेस्ट 300 है, तो इसका मतलब माइनस का एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50 का। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये 50 लाख जो है ये 4750 की वर्थ है, तो 50 की वर्थ क्या होगी? डिवाइडेड बाय 4750 into 50, that is 52,632 approx 52,632। ये 4700 आ गया और 50 लाख में से माइनस कर देंगे 52,632, दैट इज 49,47। ये लीजिएगा। अब इसने ट्रीटमेंट मांगा है, तो देखिएगा एज पर एएस एज वेल एज पर इंड एएस, आपका जो भी एबनॉर्मल लॉस है वो कहां से चार्ज हो जाता है? पी एंड एल से। तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे, एज पर इंड एस 2, एज पर इंड एस 2 abnormal loss directly be transferred to P&L. Abnormal loss directly be transferred to P&L. हम उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। देख लें आप, फर्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वैल्यूशन मांगा था, सेकंड में एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो ट्रीटमेंट मांगा था। तो अगर वो एबनॉर्मल वेस्ट जो है वो स्टॉक में भी पड़ा हुआ है तो भी वो स्टॉक में काउंट नहीं होगा।
ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को हम इमीडिएटली किससे चार्ज कर देंगे, पी एंड एल से चार्ज कर देंगे। आइए थर्ड पॉइंट, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्ट ऑफ, आइएगा, मटेरियल 100 रुपए, डायरेक्ट लेबर 20, वेरिएबल 10 और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इज दिस। 2000 kg of finished goods are on stock at the year end. Cost of finished goods, डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपए का, डायरेक्ट लेबर 20 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 10 रुपए। टोटल कॉस्ट आ गई 140। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी 2000 यूनिट इंटू 140 रुपए, 2000 यूनिट इंटू 140 यानी 2,80,000। ये हमारे पास क्या आ गई, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 15। 3 पार्ट थे, हमने तीनों के आंसर्स को ले लिया है।